students, welcome back to my physics class. This is Sonali, your physics tutor, and you're watching your YouTube channel जिसका नाम है Physics the Friction of Minds. So friends, currently जो चैप्टर हम देख रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई. ओके, सो हमने देखा कि कैसे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए थे. सो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उन्होंने रुदरफोर्ड के मॉडल की सारी डिफिकल्टीज ओवरकम की थी. नील्स बोर ने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की, ऑर्बिट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की, और रुदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था कि जो एटम जो स्पेक्ट्रा इमिट करता है वो कंटिन्यूअस होता है. बट नील्स बोर ने कहा था कि हर एटम स्पेक्ट्रा इमिट नहीं करते, राइट. उन्होंने अपने थर्ड पोस्टुलेट में कहा था कि ओनली फ्यू एटम्स इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, और वो स्पेक्ट्रा भी कंटिन्यूअस ना होके कैसे होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है, डिस्क्रीट होता है. ओके, सो टुडे वी हैव टू सी दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके, सो आज हम देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली. बट रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का रेफरेंस लेके जब ये स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया गया तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया. फिर नील्स बोर है, बोर से अपना थर्ड पोस्टुलेट यूज किया और इस स्पेक्ट्रा को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया और ये प्रूफ कर दिया कि स्पेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूअस ना होके कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है. ओके, सो लेट्स सी दोस कंटेंट्स सिक्वेंशियली. सो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रा मतलब आपको पता है कि अगर इस स्कूल में आपने एक्टिविटी की होगी, अगर हम व्हाइट लाइट लेते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं. सो मिडल में जो लाई करता है उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, विजिबल बैंड. और इस विजिबल बैंड में क्या होता है, व्हाइट लाइट. इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट लाइट एंड आपको पता है दिस व्हाइट लाइट्स कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स दैट वी कॉल एज द कलर्स ऑफ रेनबो, राइट. सो अगर आपके पास व्हाइट लाइट है और अगर ये व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म पे इंसिडेंट किया जाए, एक्टिविटी सबने की होंगी स्कूल्स में, तो क्या होता है, डिस्पर्शन होता है. ये व्हाइट लाइट क्या होता है, 7 कलर्स में स्प्लिट होता है इस तरह से. ओके, इस तरह से. और जब ये 7 कलर्स की वेवलेंथ नोट की गई, सो दिस कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स दैट यू कॉल्ड एज अ कलर्स ऑफ रेनबो. Violet, indigo, blue, green, yellow, this is orange and this is red. Okay, so ये white light से जो spectra हमें form हुआ, that spectra consist of radiations. That spectra consist of radiation of all frequencies and wavelength. That is from 400 to 700 nanometer that lies in the visible band. Okay. So as this spectra consists of radiations of all continuously varying frequency and wavelength within visible band, we call such spectra as continuous spectra. इस स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं continuous spectra. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ जिसकी वेवलेंथ है 400, यहाँ पे एंड हुआ जिसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर. ओके, सो इन बिटवीन सारी वेवलेंथ्स यहाँ पे ऑब्जर्व हुई. लाइट डार्क शेड्स होते हैं इन कलर्स के. हर वेवलेंथ 400 के बाद 401, 402, 403 अप टू सो ऑन 700 नैनोमीटर तक हर रेडिएशंस के, हर वेवलेंथ के रेडिएशंस यहाँ पे मिले. एंड दैट्स व्हाई सच स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. ओके, अब देखो क्या हुआ. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जो कि हम स्कूल में पढ़ चुके हैं. बट एज वी आर स्टडिंग द फिजिक्स ऑफ 12th, so we need to go one step ahead to understand this physics. Okay, so अब थोड़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं कि सपोज अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि सपोज एक कोई गैस है, सपोज दे हैव टेकन अ हाइड्रोजन गैस. ओके, इस हाइड्रोजन गैस को क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में फिल किया इस तरह से. सपोज दिस इज हाइड्रोजन गैस. ओके, और अब क्या किया, they have increases the temperature of this hydrogen gas by any means. Either you heat that gas or you just provide a strong electric field. Okay, so because of this what will happen, the temperature of the gas will rise and it will observe that this gas is also emitting a radiation. ये gas भी क्या कर रहा था, radiation emit कर रहा था. Okay, और ये रेडिएशन जब स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया गया, ओके,
So when that hydrogen gas was heated, it was also emitting a radiation, and when those radiations were passed through the prism again, then देखो सीन जो था वो कुछ इस तरह से था. सपोज ये स्क्रीन है जहाँ पे उन्होंने स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया, तो इस स्पेक्ट्रा में उन्होंने दिखा कि एक जो लाइन है, एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है, मतलब एक वेवलेंथ जो है, एक रेडिएशन यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ पे मिला. ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन उन्हें मिली ये थी 410 नैनोमीटर की. ये जो स्पेक्ट्रल लाइन उन्हें मिली ये थी 434 नैनोमीटर की. फिर नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन उन्हें इस डिस्टेंस पे मिली जिसकी वेवलेंथ थी 486 नैनोमीटर, और नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इतनी गैप छोड़ के उन्हें यहाँ पे मिली. ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ थी 656 नैनोमीटर. ओके, सो ऑल दिस वेवलेंथ्स आर इन नैनोमीटर. अब उन्होंने देखा कि यार ये तो कोई केस कुछ अलग है ना. व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट किया था तो हमें स्पेक्ट्रा मिला था जिसमें हर वेवलेंथ के रेडिएशन थे, बट यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रा उन्होंने स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि एक वेवलेंथ यहाँ की मिली, दूसरी डायरेक्ट 410 के बाद डायरेक्ट 434. इनके बीच के जो रेडिएशंस थे, इनके बीच के वेवलेंथ्स के जो रेडिएशंस थे वो मिसिंग थे. फिर डायरेक्ट 486 और 486 के बाद यहाँ पे जितने भी रेडिएशंस थे that were lying in the wavelength range in between this, those were missing, and directly they got this radiations having a wavelength of 656 nanometer. तो ये तो कुछ अलग ही बात हुई कि यहाँ पे स्पेक्ट्रा तो मिल रहा है, बट ये स्पेक्ट्रा कैसा है? दिस स्पेक्ट्रा और दिस स्पेक्ट्रम consist of some specific consist of radiation of some specific wavelength only. तो ये तो कुछ और ही केस हो गई कि यहाँ पे स्पेक्ट्रा तो मिल रहा है, यहाँ पे रेडिएशंस तो है, बट ये रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं मिल रही है. एंड दैट्स व्हाई such kind of spectra is called as line spectra, or else you can also call it as a discrete spectra. Why line spectra? Because they were getting a radiations of certain fixed wavelength. Okay, यहाँ की वेवलेंथ मिसिंग थी, यहाँ के रेडिएशंस मिसिंग थे, यहाँ के सो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के ही रेडिएशन उन्हें ऑब्जर्व हुए स्पेक्ट्रा में. And that's why this spectra cannot be called as a continuous spectra, and that's why this is called as line spectra, or else it is also called as a discrete spectra. Okay? So रुदरफोर्ड के मॉडल ने तो हमें यही कहा था कि जो स्पेक्ट्रा इमिट होता है वो कंटिन्यूस होता है, बट जब एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा है? लाइन स्पेक्ट्रा है. एंड द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व दिस स्पेक्ट्रा, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज बामर ने 1887 में ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जिसमें रेडिएशंस तो थे बट हर वेवलेंथ के नहीं थे, कुछ वेवलेंथ्स के ही रेडिएशंस थे, बीच के मिसिंग्स थे. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट और अ लाइन स्पेक्ट्रा. ओके, एंड ये जो रेडिएशंस मिले इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ के, दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट बामर इन 1887. ओके, बट आफ्टर दैट सो ये जो लाइंस यहाँ पे मिल रही थी स्पेक्ट्रल लाइंस, दिस स्पेक्ट्रल लाइंस दे कॉल इट एज अ एमिशन लाइन. इस स्पेक्ट्रल लाइन को उन्होंने नाम दिया एमिशन लाइन. अब उसके बाद देखो स्टोरी में क्या ट्विस्ट आया कि अभी तक जो स्पेसिफिक जो रेडिएशंस मिले सम स्पेसिफिक वेवलेंथ के जिसे उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा कहा, ये जो था ये 410 से 656 तक ये पूरा विजिबल बैंड में था, राइट, जो बामर ने ऑब्जर्व किया था. बट बाद में कुछ साइंटिस्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सिर्फ यहाँ तक ही नहीं तो सिर्फ विजिबल बैंड में ही नहीं, तो विजिबल के इधर जो होता है लॉन्गर वेवलेंथ रीजन दैट वी कॉल एज अ इंफ्रारेड रीजन,
और विजिबल के इधर जो होता है शॉर्टर वेवलेंथ रीजन दैट वी कॉल्ड एज अल्ट्रावायोलेट रीजन. सो दे गॉट टू नो दैट जो रेडिएशन एमिट हो रहे थे हाइड्रोजन गैस से, जो स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा था, उसमें जो रेडिएशंस थे वो सिर्फ विजिबल बैंड में नहीं थे. तो सम रेडिएशन, सम स्पेक्ट्रल लाइंस वर इन इंफ्रारेड रीजन, some spectral lines were found even in the ultraviolet region, which is the shorter wavelength region. Okay, so फिर क्या, अब ये तो दिखती ही नहीं थी, है ना, क्योंकि ये जो रीजन्स है इसमें जो रेडिएशंस होते हैं वो तो इनविजिबल होते हैं, यही सिर्फ विजिबल होता है. तो ये 4 फिगर्स मिली बामर को. ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि हर पर्टिकुलर रीजन में जो रेडिएशंस थे उनके ग्रुप्स फॉर्म किए. दे फॉर्म group of this emission line or spectral line in each region. So visible band में जो spectral lines थी उनका एक ग्रुप फॉर्म किया. ओके, यूवी रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हुई उनका एक ग्रुप फॉर्म किया. आईआर रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हुई उनका एक ग्रुप फॉर्म किया. एंड this group of spectral lines, they call it as a spectral series. इसे उन्होंने नाम दिया स्पेक्ट्रल सीरीज. और जिन साइंटिस्ट ने ये ग्रुप्स फॉर्म किए, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्म की, सो अकॉर्डिंगली दे हैव फॉर्म दिस सीरीज फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गर वेवलेंथ रीजन, फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ टू longer wavelength region. ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको पता है यूवी रीजन जो है इट इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रीजन, विजिबल उससे लॉन्गर वेवलेंथ रीजन, इंफ्रारेड उससे लॉन्गर वेवलेंथ रीजन. ओके, सो दे फॉर्म the group of these spectral lines, those were observed in each particular region and they had given a name after the name of scientist. जिन साइंटिस्ट ने ये ग्रुप्स फॉर्म की, ये सीरीज फॉर्म की, उनके नाम से इन सीरीज को नाम देने आया. तो पहले साइंटिस्ट थे लाइमन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के जो रेडिएशंस यूवी रीजन में ऑब्जर्व हुए उनका एक ग्रुप फॉर्म किया एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज सीरीज. सो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज अ लाइमन सीरीज. सो लाइमन सीरीज वर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन दैट वी कॉल्ड एज यूवी रीजन. ओके, और विजिबल रीजन में जो रेडिएशंस लाई कर रहे थे, तो वो जो ग्रुप फॉर्म किया स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो ऑब्जर्व किया था बामर ने. ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था करके. इस सीरीज को कहा जाता है बामर सीरीज, विच लाइज इन विच रेंज, विजिबल रेंज. ओके, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट का नाम था पाशन ने क्या किया, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के कुछ रेडिएशंस जो थे वो आईआर रीजन में भी मिले, तो उनका एक ग्रुप फॉर्म किया जिसे हम कहते हैं सीरीज. सो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज पाशन सीरीज. ये साइंटिस्ट लोगों ने ये सीरीज फॉर्म की करके उनके नाम से ही उन सीरीज को नाम दिया गया. ठीक है, सो ये जो पाशन सीरीज उन्होंने ऑब्जर्व की थी कौन से रीजन में, आईआर रीजन में. ठीक है, बट स्टोरी यही तक नहीं है. फिर और एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम था ब्रैकेट ने क्या किया, इंफ्रारेड रीजन में भी सब रीजन्स होते हैं, जैसे नियर इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन. ओके, सो दे ऑब्जर्व दैट सम रेडिएशंस वर आल्सो लाइंग इन अ नियर इंफ्रारेड रीजन. तो उनका एक ग्रुप फॉर्म किया जिसे कहते हैं सीरीज. सो दैट सीरीज इज कॉल्ड एज पाशन सीरीज. ओके, एंड दिस पाशन सीरीज वो लाइंग इन विच रीजन, नियर आईआर रीजन. ओके, अब फिर से स्टोरी यहीं तक खत्म नहीं हुई. अब पहले तो सिर्फ विजिबल बैंड में ही रेडिएशंस मिले थे, फिर यूवी, फिर इंफ्रारेड, फिर नियर इंफ्रारेड. और एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम था फुंड. ओके, और फुंड ने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के कुछ रेडिएशंस जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में भी है. तो उन सब से स्पेक्ट्रल लाइन का एक ग्रुप फॉर्म किया जिसे कहते हैं सीरीज. सो दिस सीरीज आफ्टर दिस साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज फुंड सीरीज. ओके, और फुंड सीरीज में जो रेडिएशंस थे those were lying in which region, in far IR
रीजन। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टोरी है, ठीक है। सो पहले तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस को हीट किया, रेडिएशंस मिले, वो रेडिएशन का स्पेक्ट्रा जब स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया, वो स्क्रीन प्रिज्म हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ ही वेवलेंथ्स है, कुछ ही वेवलेंथ्स के रेडिएशन है करके स्पेक्ट्रा को कह दिया लाइन स्पेक्ट्रा या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। पहले तो विजिबल में ही देखा, बामर ने देखा तो कह दिया बामर सीरीज। फिर देखा कि यार यूवी में भी है, इंफ्रारेड में भी है, इन रीजन्स में भी कुछ रेडिएशंस लाई कर रहे हैं स्पेक्ट्रा के। सो अकॉर्डिंगली उन्होंने हर रीजन के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप फॉर्म किए जिसे हम कहते हैं सीरीज। और जिन साइंटिस्ट ने हर एक सीरीज पे वर्क किया उसके नाम से ही, उनके नाम से ही उन सीरीज को नाम दिया गया। सो अकॉर्डिंगली Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series and Pfund series, okay, and sequentially these series are from shorter wavelength region to longer wavelength region, because you know that UV region जो है shorter wavelength region है, फिर visible IR region जो है वो longer wavelength region है, ठीक है। बट स्टोरी और यहीं तक खत्म नहीं हुई। अब क्या किया, this scientists have played with the four figure, ये four figure especially Balmer, the name of that scientist is Balmer, 410, 434, 486 and then 656, all are in nanometer। So ये जो रेडिएशंस विजिबल रेंज में मिले थे, ठीक है, यही तो विजिबल थे जो मेजरेबल थे। तो he had played with this four figure and he has obtained one empirical relation which is given by 1 by lambda is equals to r in bracket 1 upon n square minus 1 upon m square, ओके। ये एक एम्पेरिकल रिलेशन उन्होंने ऑब्टेन किया जिसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया, ये तो सबसे बड़ा लैक्यूना था इनके वर्क का, ओके। बट इस फॉर्मूला का यूज करके आपको पता है यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और यू कैन से वेवलेंथ ऑफ दैट स्पेक्ट्रल लाइन और एमिशन लाइंस, ओके। सो इस और यहाँ पे आर जो है, R is called as a constant, इसे कहा जाता है कांस्टेंट। और बामर ने कहा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ओके। सो इस तरह से, और यहाँ पे n और m जो है, दिस n and m they call it as an integer, but we better know that this n and m stands for the orbit number, okay. So then he stated that for each series integer n की वैल्यू फिक्स्ड होगी। if it is a Lyman series then the value of n is 1, if it is Balmer series the value of n is 2, for Paschen 3, for Brackett 4 and for the Pfund series the value of n is 5, okay. And what about m? So he stated that this integer m will take all the values higher than this values n for each particular series। मतलब अगर यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू 1 है तो m इससे हायर वैल्यूज लेगा, मतलब 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ओके। बामर सीरीज के लिए अगर n की वैल्यू 2 है so m will take a values higher than this value, that is 2 है तो it will take 3, 4, 5 up to so on। पार्शियल सीरीज के लिए n की वैल्यू 3 है so m will take the value 4, 5, 6 up to so on। ब्रैकेट सीरीज के लिए n की वैल्यू 4 है so m will take the values 5, 6, 7 up to so on। एंड पी फुंड सीरीज के लिए अगर n की वैल्यू 5 है so m will take the value 6, 7, 8 up to so on। ऐसा इन साइंटिस्ट लोगों ने बताया, ठीक है। बट सबसे पहला लैक्यूना थ्योरी का ये था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया, वेवलेंथ निकालने के लिए एक एम्पिरिकल रिलेशन दिया, इसका प्रूफ नहीं है। दूसरा लैक्यूना ये था कि यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्यों फॉर्म हुआ और ये लाइन स्पेक्ट्रा ही क्यों है, ये भी रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साइंटिस्ट लोग ये रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का यूज करके ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो फिर अब स्टोरी में हमारे हीरो आए नील्स बोहर। बोहर ने अपना थर्ड पॉस्टुलेट यूज किया और थर्ड पॉस्टुलेट से उन्होंने फिर से एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया बाय गिविंग अ मैथमेटिकल प्रूफ टू दिस फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया बट उसका प्रूफ दिया और बाद में इन सारी सीरीज को उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया। सो लेट्स सी बोहर्स एक्सप्लेनेशन ओवर दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो नाउ लेट्स सी द बोहर्स एक्सप्लेनेशन ओवर दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि कैसे बोहर्स ने जो है इस स्पेक्ट्रा को
एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया बाय इवन गिविंग अ मैथमेटिकल प्रूफ। जो एम्पेरिकल रिलेशन बामर ने डिराइव किया था वो सेम रिलेशन बोर्स ने डिराइव किया बाय यूजिंग हिज थर्ड पोस्टुलेट। सो लेट्स सी बोर ने कैसे बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसे फॉर्म होता है। सो बोर स्टेटेड दैट, जस्ट लिसन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। बोर स्टेटेड दैट इन एनी अनएक्साइटेड स्टेट, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की है तो क्या होता है, एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर ऑर्बिट में होते हैं। और आपको पता है इनर ऑर्बिट मतलब ये ऑर्बिट जिसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1, वेयर n इज अ ऑर्बिट नंबर। ओके, सो इन अनएक्साइटेड स्टेट मीन्स एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर दिस electrons lies in which orbit? Inner orbit, that is n equals to 1. Now what happens when we provide energy, अगर हीट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन विल प्रोवाइड एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट विल हैपन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट में वो जब होते हैं तो उनके पास एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव 13.6 eV। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, स्पेशली फॉर द हाइड्रोजन एटम। सो इन अनएक्साइटेड स्टेट at room temperature, at normal temperature, these electrons will be in a ground state. That means in an inner orbit, that is n equals to 1. And when you will hit the gas or when you will provide strong electric field to the gas, what will happen? Indirectly you are providing energy. So with this energy, अब क्या होगे? This electron will make a transition from lower orbit to higher orbit. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। फिर बोर्स ने बताया that electron by absorbing this energy, by absorbing this provided energy, this electron will make a transition from lower energy state to higher energy state. lower energy state को हम कहते हैं ground state, higher energy state को हम कहते हैं excited state. So with this energy E, this electron will make transition. ये क्या करेगा, it will make transition from which state, from ground state, from ground state to excited state, from ground state to excited state. Okay, but then Bohr stated that these electrons cannot stay in the excited state for the longer time. The electron stays in excited state only for 10 raised to power minus 8 second. Okay, so electron excited state में सिर्फ 10 raised to minus 8 सेकेंड के लिए ही होते हैं। अगेन दे मेक अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट। ओके, मतलब जब आपने हीट किया, एनर्जी प्रोवाइड की, वो हीट एब्जॉर्ब करके, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टेज इन दैट एक्साइटेड स्टेट बियॉन्ड द टाइम ऑफ 10 raised to minus 8 सेकेंड। सो आफ्टर दिस टाइम और विद इन दिस टाइम व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होगा, इस ग्राउंड स्टेट, इस हायर स्टेट से मीन्स एक्साइटेड स्टेट से फिर से कहाँ आएगा, इस ग्राउंड स्टेट में। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट आफ्टर दिस टाइम, ओके, इट विल डायरेक्टली ट्रांजिट फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट, और एल्स वो इंटरमीडिएट ऑर्बिट में भी रुकता है फॉर दिस टाइम। यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, या फिर वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, नेगेटिव 13.6 eV। और हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होते जाती है। ये मैंने आपको एनर्जी के डेरिवेशन में बताया था। सो इफ योर इलेक्ट्रॉन इज नाउ मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम दिस एक्साइटेड स्टेट टू द बैक, कहाँ से क्या कर रहा है, 10 raised to minus 8 सेकेंड के बाद नाउ इट्स मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू बैक टू ग्राउंड स्टेट। ओके, अगर अब इलेक्ट्रॉन फिर से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी तो बहुत कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। एक्साइटेड स्टेट में था, उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, अब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। ओके, सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर ने अपना थर्ड पोस्टुलेट यूज किया, यही तो था, दैट only those electrons or those atoms will emit the electromagnetic spectra where the electron makes a transition from one state to another state or one orbit to another orbit having lower energy.
और ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, दिस लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस और इन टर्म्स ऑफ फोटोन, जिसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ऐसा किसने बताया था? बोहर से, अपने थर्ड पोस्टुलेट में। ओके, सो क्या है स्टोरी? अनएक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा, लोअर एनर्जी लोअर ऑर्बिट में रहेगा, n equals to 1. When you will hit it, when you will provide energy, it will absorb that energy, it will make a transition from ground state to excited state by absorbing that energy. But it cannot stays in the excited state for a time higher than 10 raised to minus 8 second. So after this time, it will again come back. It will again come back to the ground state from the excited state. And when it will come back from ground excited state to the ground state, what will happen? It will lose energy. It will lose energy in terms of photons, जिसकी एनर्जी होती है h nu, और ये एनर्जी कितनी होती है? It's a difference of energy of electron in these two orbits. अब ये ऑर्बिट है m, ये है n, इसकी जो एनर्जी है let it be denoted by em, और इसकी जो एनर्जी है let it be denoted by en. So this is equals to what? Difference in energy of two orbits. So this is nothing but Bohr's third postulate. Okay, so this way Bohr has explained that how this electron emits a spectra. Actually it is emitting the energy in terms of a photon equals to h nu. Okay, and that we call as a spectra, which is line spectra or discrete in nature. Okay, so finally we got this formula, h nu is equals to em minus en. तो theoretically बोहर ने ये बता दिया कि कैसे स्पेक्ट्रा एमिट होता है, कब स्पेक्ट्रा एमिट होता है। ओके, अब बामर ने जो हमें एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया था 1/n² माइनस 1/m², ये रिलेशन बोहर ने देखो कैसे डिराइव किया। ओके, इस रिलेशन को बोहर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट का यूज करके कैसे डिराइव किया। तो आपको पता है यहाँ पे लेट दिस बी इक्वेशन 1, em इक्वल्स टू em और en क्या है? ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, ये न्यूक्लियस, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी है em, इसकी एनर्जी है en. So when electron is making a transition from excited state to the ground state back, it is emitting a energy in terms of a photon's energy h nu, and this energy is equals to the difference in energy of electron in these two orbits. So I have written em minus en. Okay, इतना समझ में आ गया। अब लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया है। ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था हमारा? me z² e raised to 4/8 epsilon naught square n² h², राइट। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ mth ऑर्बिट, सो हियर n की जगह पे क्या आएगा? m, सो 8 epsilon naught square m² h². Okay, let this be equation number 2. Similarly, energy of electron in nth orbit क्या हो जाएगा? It will be me z² e raised to 4/8 epsilon naught square n² h². ठीक है, so don't get bothered because we have already derived this expression for the energy in our last lecture. Okay, so see that lecture if you don't know this. Now you have the value of em and en, just substitute in equation number 1. So 1 implies h nu is equals to what is em, and one more important thing, ये energy कैसी होती है? Negative, because I told you that negative sign indicates that electron is bound to the nucleus by electrostatic force of attraction. Okay, so em की वैल्यू क्या है? minus me z² e raised to 4/8 epsilon naught square m² h². Okay, this is the value of em, this minus, and now the value of en is this. So ये minus और ये minus क्या हो जाएगा? plus. So I can write here me z² e raised to 4/8 epsilon naught square n² h². Okay, now continuing this, h nu is equals to, now see here me z² e raised to 4/8 epsilon naught square h², ये दोनों में कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। me z²
e रेज टू 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। इसे क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन एन स्क्वायर, बट दिस इज पॉजिटिव टर्म सो आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे एन स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। नाउ दिस इज ऑल मैथ्स। नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये जो टर्म है ये हमें मिल गई है। ठीक है, सो देखो कैसे ये रिलेशन डिराइव किया। सो नाउ दिस इज एच, this is h, and you know that nu frequency can be written as c upon lambda, so I'll replace this nu as c upon lambda. Okay, and here what is that, me z square e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square, और ब्रैकेट में क्या है 1 upon n square minus 1 upon m square. Okay, so now I want the value of 1 by lambda because वो relation क्या था 1 by lambda is equals to r in bracket 1 by n square minus 1 by m square. ये empirical relation बामर ने दिया था जिसका कोई proof नहीं था। ये किसने proof किया, बोहर ने अपने थर्ड postulate से। तो देखो कैसे, I want 1 by lambda so I'll keep this 1 by lambda on this side and I'll bring this hc on this side. Okay, so ये क्या हो जाएगा me z square e raised to 4 upon 8, this is epsilon naught square. अब ये h इधर आएगा तो h into h square कितना हो जाएगा h cube. ओके, ये c भी नीचे आएगा और यहाँ पे बचेगा 1 upon n square minus 1 upon n square. ठीक है, now you observe this term, ये जो टर्म है m e z square e raised to 4, इसका z स्क्वायर हम नहीं लिखते क्योंकि एटम टू एटम z चेंज होगा। सो आई राइट m e रेज टू 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वैल्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड वैल्यू, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फिक्स्ड वैल्यू है, h प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट वैल्यू है। सो सारी वैल्यूज पता है, इक्वेशन में पुट करो। तो जब बोर ने कांस्टेंट वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की, सो ही गॉट द वैल्यू 1.097 into 10 raised to power 7, he got this much value। और ये मतलब ही क्या था, ये मतलब ही क्या था, बामर ने कहा था कि ये r की वैल्यू कितनी थी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। ओके, सो ही गॉट द सेम वैल्यू फॉर दिस, okay, for this term, and that's why as this value were matching with the value of r, so we call this value as constant r. Okay, and this constant r is called as Rydberg's constant. This constant is called as Rydberg's constant. So if I substitute the value of this as r in this equation, क्या हो जाएगा, ये 1 by lambda is equals to z square as it is, ये r, the rest of the term is r, this one, and this is z square as it is, and in bracket you will get 1 upon n square minus 1 upon n square. Okay, and now again continue. This expression was applicable for all the atoms. So if you vary the atom, according to the atom the value of z will vary. Okay, but as we are talking for the hydrogen atom, hydrogen gas मतलब hydrogen atom, so for the hydrogen gas z की वैल्यू कितनी होगी 1। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर, इक्वेशन क्या होगा 1 by lambda is equals to r 1 upon n square minus 1 upon m square, and now you observe this equation. This equation is same as that of an empirical relation which is given by Balmer in the start, but he has not given us the proof of this relation. So this relation is again proved by Niels Bohr by using his 3 postulates. Okay, so इस तरह से बोर्स ने क्या किया, स्पेक्ट्रा क्यों एमिट होता है इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया, और जो बामर ने एम्पिरिकल रिलेशन डिराइव किया था इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया। अब ये इक्वेशन यूज करके आप कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ है उसे डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, वेयर आर की वैल्यू कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 into 10 raised to power 7, दिस इज मीटर इनवर्स। ओके,
So now after deriving this formula, Bohr has given the explanation for all the spectral series. तो पहली सीरीज जो थी वो थी हमारी लाइमन सीरीज, पहली सीरीज जो थी वो थी लाइमन सीरीज। और इन साइंटिस्ट ने ये बताया था कि लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1 और m की वैल्यू कितनी होती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि फॉर ईच सीरीज n विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू सिक्वेंशियली, और n की वैल्यू जो है वो n से हायर होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब बोर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था कि स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ओके, सो सपोज this is first state, first orbit that we call as the inner orbit, or it is also called as a ground state. N equals to 2, these all are excited state. Okay, this is 4, 5, N is equals to 6, this way. Okay, so बोर्स ने बताया कि लाइमन सीरीज जो है, ये लाइमन सीरीज जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2, 3, 4 है, ऐसा उन साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये एक्सप्लेन दैट लाइमन सीरीज में क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग अ रेडिएशन, यू आर गेटिंग अ स्पेक्ट्रा। ओके, सो व्हाट इज हैपन दैट इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू द फिक्स्ड इनर ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1। सो देखो, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांजिट होगा, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, इस तरह से, और एल्स यहाँ से, तो ये जो सीरीज फॉर्म हुई, दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। सो ये कंडीशन जो है इस बोहर के जो कॉन्सेप्ट में सेटिस्फाई हो गई कि किस तरह से, देख लो आप, यहाँ पे n की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 1, और m की वैल्यू जो है, हायर ऑर्बिट्स की वैल्यू जो है, यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा होगा तो 2, यहाँ से हो रहा होगा तो 3, यहाँ से 4, 5, 6। सो m विल टेक एनी हायर वैल्यूज आफ्टर n, दैट इज 2, 3, 4 एक्सेट्रा। And this series was observed in which region? It was observed in UV region, again as stated by Niels Bohr. Then second series थी हमारी Balmer series, Balmer series। तो Balmer series के लिए n की वैल्यू फिक्स थी, that is 2, और m की वैल्यूज थी 3, 4, 5। तो बोर्स ने बताया कि बामर सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व की, जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हुआ, this is because of the transition of electron from any higher orbit to the fixed second orbit, because the value of n equals to 2. So the transition will be like this. See, this is fixed lower orbit, n equals to 2. So यहाँ से इस तरह से transition होगा like this. So this condition is satisfied where the inner orbit n equals to 2 is fixed, and the higher orbits m will take the value 3, this is 4, this is 5, 6, up to so on. Okay, so this series is called as Balmer series, and this was observed in which region? Visible region. Okay, next series thing, Paschen series, Paschen series। Paschen series के लिए n की वैल्यू फिक्स थी, what is that? 3, और m will take a values higher than this, so ये 3 है तो ये हो जाएगा 4, 5, 6 up to so on. Okay, so the Paschen series were observed in which region? Infrared region. Okay, so radiation है, स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर ऑर्बिट से, एनी हायर ऑर्बिट से फिक्स्ड थर्ड इनर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है। so देखो ये कैसे फॉर्म होगा, this is fixed third inner orbit, so electron will make a transition from 4th to 3rd, 5th to 3rd, 6 to 3rd, like this. So see, n की value fixed है 3, and electron is making transition from this, that's why the value of m, that is higher orbit, is 4, 5, 6. Okay, next series थी Brackett series, Brackett series. Okay, so Brackett series के लिए n की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू थी 4, और m will take a higher values, that is 5, 6, 7 up to so on. Okay, so see, in a Brackett series the spectra has been observed, that means electron is making a transition from any higher orbit to fixed inner orbit, and which orbit? n equals to 4. So here this is 4th orbit, so electron will make a transition like this from any higher orbit, the value of m is 5, 6 up to so on,
and the value of n is fixed, that is 4. Okay, so ये जो सीरीज थी ये थी हमारी पाशन सीरीज और ये थी ब्रैकेट सीरीज. This was observed in IR region. This was observed in near infrared region. And the last series was Pfund series. Pfund series. And you know the condition for the Pfund series is n की वैल्यू कितनी होगी 5 and n की वैल्यू होगी 6, 7 up to so on. Okay. So in Pfund series again the scientist has got the spectra of a hydrogen, right? So radiations are emitting there. That means again electron is making a transition from any higher orbit to the fixed inner orbit, that is n equals to 5. So this is fifth orbit. So electron will make a transition from this higher orbit to the fixed inner orbit. यहाँ पे और भी number of lines होगी. ये lines मतलब क्या है? Orbits है. Orbit number है. ये ऐसे ना दिखाते हुए simple way में ऐसे दिखाया है, ठीक है? So इस तरह से ये जो series है, this is called as Pfund series. Pfund series, which is lying in which region? This is lying in far IR region. Okay, so इस तरह से Bohr's model has given and Bohr's third postulate has given has satisfactorily explained all these spectral series: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Pfund series. Okay, so this is the explanation. These all conditions are very important for the for the MCQs. Okay, so just remember all these conditions. So this way, अब आप ही देख लो ये जो स्पेक्ट्रा फॉर्म हुआ है किस तरह का है. This spectra are in terms of a lines and that's why this is called as a discrete spectra or a line spectra, and it was satisfactorily explained by Bohr's atomic model. Okay, so this is all about atomic spectra or line spectra, but still Bohr ने इतना अच्छा काम किया, रुदरफोर्ड के सारी डिफिकल्टीज ओवरकम की. रुदरफोर्ड का कहना था स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस होता है, बोर ने एक्सप्लेन कर दिया स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा होता है, डिस्क्रीट होता है. स्टिल कुछ लिमिटेशंस है बोर्स के मॉडल के जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो दिस टॉपिक वाज बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड इट वाज entirely conceptual topic. Okay, so just remember it and understand it by viewing the video once or twice. Again, if you come across any difficulty, ask your difficulty in the comment section and just give a support by liking and subscribing our channel. Okay, so we'll meet in the next lecture with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.